द इंडियन पॉलिटिकल क्लासेस रुचिका ट्यूटोरियल्स। आज का हमारा वीडियो है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 का। ये इंडियन एक्ट की सीरीज़ जो 1861 से स्टार्ट हुई थी, फिर 1892 का चार्टर इंडियन काउंसिल एक्ट आया था, फिर 1909 का आया था। तो ये उस सीरीज़ का फोर्थ मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्ट है जिसको हम मॉन्टेस्क्यू चर्चफोर्ड रिफॉर्म भी कहते हैं। मॉन्टेग्यू उस समय के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और चर्चफोर्ड इंडिया के वाइसरॉय थे। आइए जस्ट जानते हैं। नाउ लेट्स सी व्हाट्स द बैकग्राउंड विच फॉर्म द फाउंडेशन ऑफ दिस इम्पॉर्टेंट मॉन्टेस्क्यू डिक्लेरेशन, जिसके अंदर वो बात करते हैं कि अब इंडिया को रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट की ओर प्रोसीड करेंगे। और इस डिक्लेरेशन को एक्टिवेट करने के लिए उनको ज़रूरत थी कि जो प्रेजेंट एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है उसको यूनिफॉर्म करें, उसको रिफॉर्म उसके अंदर कुछ चेंजेस लेकर आएँ। सेकंड, इंटीग्रेशन ऑफ कांग्रेस, बिकॉज कांग्रेस अब तक दो पार्ट में बढ़ चुकी थी, उग्रवाद और उदारवाद, एक्सट्रीमिस्ट्स एंड मॉडरेट्स। और ये यूनिफिकेशन ऑफ इंटीग्रेशन मतलब कांग्रेस का एकीकरण हुआ 1914-1915 के अंदर। फिर नेशनलिज्म की फीलिंग इंडिया में डे बाय डे राइज हो रही थी और वो ब्रिटिश वो इंडियन जो एजुकेटेड थे वो समझ चुके थे कि हम ब्रिटिश गवर्नमेंट की कॉलोनीज़ हैं और अब हमें सेल्फ रूल चाहिए, ब्रिटिश शर्स के अंडर या ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर का रूल नहीं चाहिए। ये कहीं ना कहीं एरा भी थी एक गांधीन एरा की, बिकॉज इस समय तक महात्मा गांधी जी इंडियन नेशनल मूवमेंट के प्लेटफॉर्म पे एज ए राइजिंग स्टार एमर्ज हुए थे। उनके बहुत इनोवेटिव इनिशिएटिव्स थे जिन्होंने इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट को एक रेवोल्यूशनरी चेंज दिया था, रेवोल्यूशनरी मोड दिया था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो गया था और उसके इम्पैक्ट्स अब इंडियंस को समझ में आने लग गए थे, बिकॉज उन्होंने इसके अंदर ब्रिटिशर्स का साइड लिया था, ये होप से कि कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स उनको अब सेल्फ रूल की तरफ ले जाएंगे। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सिक्वेंसेस में इकोनॉमिक क्राइसिस था और इंडिया चूँकि एक विश्व का ही पार्ट है इंडिया भी, तो वो अपने आप को इस इकोनॉमिक क्राइसिस से हटा नहीं पाया और इंडिया को भी इकोनॉमिक क्राइसिस का दंश झेलना पड़ा। कहीं ना कहीं एक्सट्रीमिस्ट एक्टिविटीज़ भी इंक्रीज़ कर रही थी और उनको कंट्रोल करने के लिए अब ब्रिटिश गवर्नमेंट को ज़रूरत थी कि वो कुछ इंडियंस को प्रलोभन दें कि वो इंडियंस के लिए वर्क कर रहे हैं। और इन सब चीज़ों को ही ध्यान में रखते हुए 1990 का मॉन्टेस्क्यू चर्चफोर्ड रिफॉर्म का बैकग्राउंड तैयार हो। अब होम गवर्नमेंट में क्या चेंजेस हुए, जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की जो पोजीशन थी, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मतलब वो व्यक्ति जो ब्रिटिश पार्लियामेंट का हिस्सा है और ब्रिटिश पार्लियामेंट में वो इंडियन टेरिटरी को रिप्रेजेंट करेगा। तो वो सेक्रेटरी ऑफ जो स्टेट था उसकी सैलरी अब चार्ज एक्सपेंडिचर हो गई थी ब्रिटिश रेवेन्यू की, ब्रिटिश रेवेन्यू जो कि इंडिया से जनरेट हो रहा था। चार्ज एक्सपेंडिचर मतलब जिस पे हम वोटिंग नहीं कर सकते। अपार्ट ऑफ दिस जो इंडियन काउंसिल थी उसके मेंबर्स का डिसाइड कर लिया था कि वो 8 से कम नहीं हो सकते, 12 से ज़्यादा नहीं हो सकते। उनका टेन्योर कम करके 7 से 5 ईयर्स कर दिया था, लेकिन उनकी सैलरी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर दी थी जो £1000 से लेके 1200 हो गई थी। अब इस इंडियन काउंसिल के अंदर इस बार नंबर ऑफ इंडियंस को, क्योंकि वो उनका एक मोटिव था ब्रिटिशर्स का कि इंडियंस को रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट का प्रलोभन देना, तो उन्होंने इंडियंस का नंबर इंक्रीज़ किया और 3 इंडियंस को इसके अंदर 2 से 3 इंडियंस को इसके अंदर उन्होंने मर्ज किया। इस सेंट्रल लेजिस्लेचर को उन्होंने बनाया बाइकैमरल लेजिस्लेशन। बाइकैमरल लेजिस्लेशन मतलब जिसमें 2 सदन होंगे, द्विसदन व्यवस्थापिका। अब इस 2 सदन के अंदर 2 सदन कौन से हो गए, एक तो हो गया आपका लेजिस्लेटिव असेंबली जो कि लोअर हाउस है और काउंसिल ऑफ स्टेट जो कि अपर हाउस है। और जो ये हम फॉर्मेशन देख रहे हैं यही फॉर्मेशन हमने आफ्टर इंडिपेंडेंस हमारे पार्लियामेंट में भी अप्लाई किया कि अपर हाउस हो गया, अब जो पहले काउंसिल ऑफ स्टेट था वो अब काउंसिल ऑफ स्टेट्स हो गया और लेजिस्लेटिव असेंबली को हम लोगों ने बोल दिया लोकसभा का नाम, मतलब एक हो गई लोकसभा, एक हो गई राज्यसभा। यही सेम फॉर्मेट हम लोग अभी तक फॉलो कर रहे हैं। अब जो ये 2 हाउसेज बन गए थे इनके कंपोजिशन को आप माइन्यूटली चेक कीजिए। काउंसिल ऑफ स्टेट जिसको उन्होंने अपर हाउस बनाया उसमें 60 मेंबर्स रखे। 60 मेंबर्स में 33 तो इलेक्टेड थे और 27 नॉमिनेटेड। जो इलेक्शन का उनका क्राइटेरिया था वो आप देखिए, उन्होंने इस इलेक्शन में हर कम्युनिटी को वेटेज दिया, मतलब 16 जनरल से आ गए, 11 मुस्लिम्स हो गए, 3 यूरोपियंस हो गए और 1 सिख हो गया। ठीक है। अब जो नॉमिनेट कर रहे हैं उसमें 17 तो ऑफिशियल हो गए और 10 नॉन ऑफिशियल हो गए, मतलब इनको किसी को अगर तवज्जो किसी को पोस्ट देके खुश करना है तो वो वाली बात यहाँ पर हो रही है। और ये टोटल जो मेंबर्स थे 60 मेंबर्स इस पूरे ऑर्गेनाइजेशन काउंसिल ऑफ स्टेट का जो टेन्योर उन लोगों ने 5 ईयर्स डन किया। मतलब जो सेपरेट इलेक्टोरल सिस्टम जो अब तक हिंदू और मुसलमान में, मतलब इंडिया के अंदर हिंदू और मुसलमान में था, उसको इलाबोरेट करके उसके अंदर यूरोपियंस और सिख्स को भी मर्ज कर लिया। अब जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी
लेजिस्लेटिव असेंबली और काउंसिल ऑफ स्टेट दोनों के पास इक्वल पावर थी। बिल दोनों ही हाउस से पास होना कंपलसरी था और बजट दोनों ही हाउस में सेम डे प्रेजेंट होता था। लेकिन जो वोटिंग थी, जो बजट पे वोटिंग होगी, वो केवल लेजिस्लेटिव असेंबली में ही पॉसिबल थी। अब लेजिस्लेचर जो हो गए, मतलब जो मेंबर हो गए इस बाय कैमरल लेजिस्लेशन के, वो क्वेश्चंस भी आस्क कर सकते थे और उनको बजट पे वोट करने का राइट था। इसके अलावा 25% ऑफ बजट वोटिंग का था। जो बजट था 25% जो बजट था वो केवल वोटिंग के लिए था। अब कोई भी अगर बिल पास हो जाता है तो उसके लिए उनको एसेंट चाहिए थी वाइसरॉय की, और वाइसरॉय कोई भी क्वेश्चन पे आंसर देने के लिए मतलब बाध्य नहीं था। वो चाहता तो किसी क्वेश्चन का आंसर दे सकता था, वो चाहता तो कोई मैटर लेजिस्लेचर में डिस्कस हो सकता था, अदरवाइज वो अपनी सुपर वीटो पावर यूज़ करके जो भी प्रपोजल पास हुए हैं उनको कैंसिल कर सकता था। तो एक तरह से रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, इंडियंस का रिप्रेजेंटेशन इंक्रीज कर रहे हैं, लेकिन अपार्ट ऑफ दिस जो सुप्रीम बात ये थी कि वीटो पावर वहाँ वाइसरॉय के पास थी, वीटो पावर वहाँ गवर्नर्स के पास थी, और उनके अबाउ वो मतलब वो अपने वीटो पावर को यूज़ करके कुछ भी काम करवा सकते थे। प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स में क्या चेंजेस हुए? पहली बार प्रोविंशियल गवर्नमेंट में डायरार्की की बात करी। डायरार्की मतलब द्वैत शासन, 2 सब्जेक्ट्स में ट्रांसफ़र कर दिया प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन को, एक हो गया रिजर्व, एक हो गया ट्रांसफ़र। अब ये एक तरह से क्या आता है कि इररिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट से रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की तरफ जाना। जो रिजर्व सब्जेक्ट्स थे वो रखे जाएंगे गवर्नर और उसके एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स के पास, और जो ट्रांसफ़र सब्जेक्ट्स थे वो रखे जाएंगे गवर्नर और इंडियन काउंसिल के साथ। रिजर्व सब्जेक्ट के जितने भी मैटर्स होंगे वो डायरेक्टली डील होंगे ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर, और ट्रांसफ़र सब्जेक्ट के जितने भी मैटर्स होंगे वो डील होंगे इंडिया के अंदर, इंडिया के लेजिस्लेचर के अंदर। और दोनों के अंदर कॉमन फिगर कौन है? गवर्नर। दोनों ही सब्जेक्ट्स के अंदर गवर्नर सुप्रीम अथॉरिटी है और वो जो चाहे कर सकता है। और मज़े की बात ये थी इसके अंदर कि जो गवर्नर जनरल एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो रिजर्व सब्जेक्ट थे सारे इंपॉर्टेंट मैटर्स उसी में ही थे, और जो हल्के जिनका कोई खास महत्व नहीं होता वो सब रख दिए उन्होंने ट्रांसफ़र सब्जेक्ट में, जिसको डील करा था गवर्नर इंडियन मिनिस्टर्स के साथ, जस्ट इसके लिए ताकि ये लगे इंडियाज़ को कि हाँ हमें रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट की तरफ अग्रसर कर रहे हैं। इंडियन गवर्नमेंट एक्ट ऑफ 1990 के अंदर इलेक्शंस ऑफ फ्रेंचाइजीज़ को लेकर, मतलब इलेक्शन राइट को लेकर बहुत ही विशेष स्पेशल प्रोविजंस किए गए थे। पहला कि जो राइट टू वोट था वो पूरे इंडियन को अलाउड नहीं था, रिस्ट्रिक्ट था, रिस्ट्रिक्टेड बैकग्राउंड पे इंडियंस को वोटिंग करना अलाउड था। वुमेंस के पास भी राइट था लेकिन ऑन द रिस्ट्रिक्टेड बैकग्राउंड। और जो क्वालिफिकेशन उन लोगों ने डिज़ाइन की थी कि कौन सा आदमी वोट दे सकता है, वो ये क्वालिफिकेशंस थी कि उनकी या तो प्रॉपर्टी या उनकी प्रॉपर्टी का रेंटल रेवेन्यू, उनकी इनकम अराउंड 3000 रुपीज़ पर ईयर होनी चाहिए, या तो उनको लेजिस्लेटिव काउंसिल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, या जो वोट देने जा रहा है उसके पास कोई यूनिवर्सिटी की सीनेट मेंबरशिप होनी चाहिए। अगर ये सब भी नहीं है तो वो कोई लोकल बॉडी के अंदर गवर्नमेंट एम्प्लॉय होना चाहिए, या उसने कोई टाइटल ले रखा है। तो ये सब क्वालिफिकेशन जो पूरी कर पा रहे थे केवल उनके पास ही राइट टू वोट था। और इस चक्कर में कि इतना रिस्ट्रिक्टिव बैकग्राउंड था, इतना रिस्ट्रिक्टिव ग्राउंड उन लोगों ने राइट टू वोट को या वोटिंग को कर दिया था, इसलिए केवल 1700 वोटर्स थे जब 33 मेंबर्स का इलेक्शंस हुआ। इस एक्ट के जो अदर प्रोविजंस में आता है कि एक पब्लिक सर्विस कमीशन को सेटअप करने की बात की गई पहली बार, जो कि इंडिया के अंदर एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराएगा, और एक ऐसा प्रोविज़न रखा गया कि एक कमीशन बनाया जाएगा आफ्टर द एंड ऑफ 10 ईयर्स। मतलब 1990 का जो एक्ट है उसको जो एम्प्लाई करेंगे, जब उसको एनफोर्स करेंगे, उसके 10 साल बाद एक कमीशन बनाया जाएगा, एक कमीशन आएगा। वो ये देखेगा कि जो इंडिया है, जो इंडियंस है, वो कितना रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की तरफ जा पा रहे हैं, कितने उन लोगों ने प्रोग्रेसिव स्टेप्स लिए इस चीज़ के लिए। और इसलिए कायदे से, बिकॉज ये एक्ट आया था 1919 के अंदर और ये एक्ट एनफोर्स हुआ 1921 के अंदर, तो उस हिसाब से 10 साल होते हैं 1931 के अंदर। तो एक स्टैट्यूटरी कमीशन आना चाहिए था इस कायदे से 1931 के अंदर, लेकिन नहीं, क्योंकि ब्रिटेन के अंदर बहुत पॉलिटिकल मूवमेंट्स हो रहे थे, पार्टीज़ के वोटिंग वहाँ इलेक्शंस क्लैश कर रहे थे, इसलिए 4 साल पहले 1927 के अंदर साइमन कमीशन इंडिया भेज दिया गया, ये देखने के लिए कि इंडियंस कितने रिस्पॉन्सिबल बने हैं टूवर्ड्स द अपनी गवर्नमेंट के सेटअप के लिए। अगेन इसका एक इंपॉर्टेंट फीचर ये था कि कम्युनल रिप्रेजेंटेशन को उन्होंने एक्सटेंड कर दिया, और उस एक्सटेंशन के अंदर उन लोगों ने 6 यूरोपियंस और एंग्लो इंडियंस को इंक्लूड कर दिया।
ये उनका केवल ये मोटो था कि जो इंडिया है, जो हिंदूज है वो हिंदू ना रह के, या इंडिया इंडिया ना रह के अनेक अनेक पार्ट में सेग्रेटेड हो जाए। और कभी भी जो इंडिया अपना नेशनल मूवमेंट चलाकर एक अखंड भारत की बात कर रहे हैं गांधी जी या जो अदर लीडर्स कर रहे हैं, वो कभी भी उनका मोटो सॉल्व नहीं हो। अगर हम देखते हैं इसका एनालिसिस कि इस चार्टर एक्ट का एनालिसिस क्या रहा, तो पहला कि इसने एक बेस बनाया कि इंडिया के अंदर एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का एस्टेब्लिशमेंट हो। और नो डाउट जब हम सेंट्रल लेजिस्लेचर को देखते हैं, हम बाइक कैमरिज्म को देखते हैं, 2 सदन की पद्धति को देखते हैं, तो ये चीज़ यहीं से स्टार्ट हुई थी और आफ्टर इंडिपेंडेंस हमने इसको फॉलो किया। पहली बार पीपल्स को पता चला कि लेजिस्लेचर्स के अंदर मतलब हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट कर सकते हैं जो एक पार्लियामेंट का पार्ट बनेंगे और पार्लियामेंट में जाकर वो गवर्नमेंट का पार्ट बनेंगे। तो लोगों के अंदर जो पढ़े लिखे लोग नहीं थे उनके अंदर कुछ पॉलिटिकल अवेयरनेस आई, पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस आई कि अब हमारे पास एक राइट टू वोट है। हालांकि राइट टू वोट रिस्ट्रिक्ट था, बहुत कम लोगों के पास है, लेकिन एक अवेयरनेस जो ना के बराबर थी, उसमें कुछ अवेयरनेस क्रिएट हुई। इंडियंस, क्योंकि अब लोकल बॉडीज़ के अंदर कुछ इंडियंस के एम्प्लॉयमेंट हो गई थी, कुछ वो जॉब मिल गया था, तो वो एडमिनिस्ट्रेशन के कांटेक्ट में आने लग गए और ये समझने लग गए कि एडमिनिस्ट्रेशन में प्रॉब्लम्स को कैसे डील किया जाता है। वुमेंस को भी राइट टू वोट देखते हैं। नो डाउट ये सब पॉजिटिव एस्पेक्ट है जो हम कह सकते हैं कि कुछ एंगल से एक्ट इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1919 प्रोग्रेसिव था, बहुत नई बातों को लेकर आया था और नई बातों की शामिल किया था। लेकिन अपार्ट ऑफ ऑल दैट फैक्ट हमें ये बात माननी चाहिए कि इसमें ऐसा कुछ खास इंडियंस के लिए नहीं हो रहा था जिसकी डिमांड इंडियंस कर रहे थे। वो कहते थे रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, जहाँ उनको खुद को गवर्नमेंट करना है, उनको खुद को एडमिनिस्ट्रेट करना है, ऐसी कोई बात वहाँ पर नहीं आई थी। और वहाँ पर वाइसरॉय और गवर्नर्स को प्रोविंस के अंदर सुपर वीटो पावर देके सुपर पावरफुल बना रखा था कि वो जो चाहे कर सके। और अपार्ट ऑफ दिस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ब्रिटेन पार्लियामेंट में था जो वहाँ से बैठे इंडिया की हर एक्टिविटी को मॉनिटर कर रहा था। आई होप सो मेरा ये वीडियो आपको एक कंसेप्ट समझाने के अंदर थरली कंसेप्ट समझाने के लिए हेल्पफुल रहा होगा। आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो कैसा लगा जाके कमेंट बॉक्स में देखें।